जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, EDU BED 102 यानी जो आपके बीएड के हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके 102 पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा स्टूडेंट अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर पेपर है और इस पेपर का नाम स्टूडेंट नॉलेज एंड कैरिकुलम है। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 क्रेडिट का आपका पेपर है और जो CBCS पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और दिखाते हैं कैसे प्रश्न एग्जाम में आए थे। तो पहला प्रश्न जो आया था वो कह रहा है द वर्ड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, यानी जो वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वेलेरे। जो वैल्यू शब्द है वो लैटिन भाषा के, जो ऑप्शन आपका बी है वेलेरे, यानी इससे लिया गया है। स्टूडेंट, जो वैल्यू शब्द है ये वेलेरे से बना हुआ है और वेलेरे का मतलब होता है लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है बी स्ट्रांग, यानी मजबूत बनो, लायक बनो। ठीक है, तो वैल्यू शब्द वेलेरे से बना हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आया था। दूसरा प्रश्न कह रहा है हुज स्टेटमेंट इज दिस इंटरनेशनलिज्म इज अ फीलिंग दैट इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी अंतरराष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं वरन एक विश्व का नागरिक होता है, यानी वर्ल्ड सिटीजन होता है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, तो ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का, अगर जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया होगा और DDU यूनिवर्सिटी से रहे होंगे उनको पता होगा कि ऑन नेशनल प्रेजुडिस इनका फेमस एस्से है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ऑन नेशनल प्रेजुडिस फेमस एस्से है जिसमें वो हर व्यक्ति को वर्ल्ड नागरिक बनने की बात बनाते हैं, यानी वर्ल्ड के सिटीजन बनने की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। अगला प्रश्न आया था, कह रहा है द इंग्लिश वर्ड फॉर कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कल्चर ऑफ विच लैंग्वेज। एग्जैक्टली ये सही वर्ड नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये इंग्लिश में थोड़ा सा बीएड के पेपर में दिक्कत है। हिंदी में कहने का मतलब है कि संस्कृति शब्द अंग्रेजी शब्द के कल्चर, संस्कृति का अंग्रेजी शब्द कल्चर किस भाषा के शब्द से बना है। तो यानी कल्चर, एग्जैक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो कल्चर वर्ड है जिसका मतलब संस्कृति होता है वह किस भाषा के शब्द से बना है। तो स्टूडेंट ये बना है, तो स्टूडेंट जो ये वर्ड कल्चर है ये कल्ट से बना हुआ है, CULT। तो कल्ट से बना हुआ ये वर्ड माना जाता है स्टूडेंट्स। तो ये कल्ट से बना हुआ है, या देखिए जो आपका वर्ड कल्चर है इसको माना जाता है कि ये लैटिन भाषा के शब्द, यानी राइट आंसर तो लैटिन हो जाएगा, लेकिन बना किससे क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है स्टूडेंट तो उसको हो जाता है ये कल्ट, जैसे CULT कल्ट, या ठीक है कल्ट या कल्ट्स। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया गया है लैटिन में और उसी से यह वर्ड बना हुआ है जिसका नाम है कल्चर। ठीक है, तो कल्ट जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट, यानी किसी चीज को कल्टीवेट करना, उसको जोतना। ठीक है, तो संस्कृति शब्द कल्ट या कल्ट से बना हुआ है जिसका मतलब केयर, देखभाल भी होता है, कल्टीवेट भी होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का कारण, यानी द रीजन ऑफ चेंज इन द एम ऑफ एजुकेशन इज। तो परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि, बी कह रहा है चेंजेज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एरा, यानी युग परिस्थितियों में परिवर्तन, सी कह रहा है चेंजेज ऑफ गवर्नमेंट, शासन का समय समय पर बदलना, यानी और डी कह रहा है नीड ऑफ एजुकेशन। तो कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन क्यों होता है? तो जनसंख्या, शिक्षा के उद्देश्य में जनसंख्या की वजह से परिवर्तन तो होता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा युग की परिस्थितियों में परिवर्तन, यानी जैसे अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एरा, यानी युग में जैसे जैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं तो इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य पलट जाता है। ठीक है, ये पूछा है उद्देश्य क्यों बदलता रहता है, तो जैसी परिस्थितियां बदलती हैं इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य बदलता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, कह रहा है कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कलेक्शन ऑफ एजेस, एवरीडे अचीव, यानी युगों का संचय, बी कह रहा है एवरीडे अचीवमेंट, यानी प्रतिदिन की उपलब्धि, सी कह रहा है कैन बी अर्नड एट एनी टाइम, यानी कभी भी अर्जित की जा सकती है, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सभ्यता और संस्कृति क्या है, युग का संचय, कलेक्शन ऑफ एजेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एजेस, युग और युगों का संचय, कलेक्शन ऑफ एजेस। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन की उपलब्धि नहीं होती है, दिन प्रतिदिन की उपलब्धि कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, और सभ्यता कभी भी अर्जित नहीं की जा सकती है, बहुत समय लगता है, बहुत सालों सदियां लगती हैं तब जाके कोई संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आया है द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? तो आप कह रहा है टू पनिश क्रिमिनलों को दंड देना, बी कह रहा है टू स्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, विश्व में शांति की स्थापना करना। तो स्टूडेंट सही अर्थ में संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य तो टू स्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, और जो ऑप्शन सी और डी कह रहा है कि सामान्य बालकों की सहायता करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निगेटिव एजुकेशन, यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा की विशेषता है निगेटिव एजुकेशन।
तो निगेटिव एजुकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी नकारात्मक शिक्षा की विशेषता है, तो कह रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा की यानी आइडियलिस्ट एजुकेशन की, बी कह रहा है नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की यानी प्रकृतिवादी शिक्षा की, सी कह रहा है प्रयोजनवादी शिक्षा यानी प्रैग्मेटिक एजुकेशन की, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जो आपका निगेटिव एजुकेशन का है ये रूसो का द्वारा दिया गया है, और ये किसकी विशेषता है? प्रकृतिवादी। जो रूसो थे वो प्रकृति पे ज्यादा यानी स्वयं अनुभव करके बच्चों को सीखने पे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। तो प्रकृतिवादी शिक्षा का संबंध जो है वो रूसो से है, और नकारात्मक शिक्षा की धारणा रूसो द्वारा दी गई है। तो आप याद रखेंगे जो कि कॉन्सेप्ट है ये रूसो का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप रूसो को तो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, ये रूसो का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, तो ये नकारात्मक शिक्षा प्रकृतिवादियों की हो जाएगी, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा की। अगला प्रश्न कह रहा है द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आर, द ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ यानी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा क्या है? कह रहा है रीजनलिज्म क्षेत्रवाद, कास्टिज्म जातिवाद, सी कह रहा है कि लिंग्विज्म भाषावाद, और डी कह रहा है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, ये सारा चीज क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण में यानी यूनाइट करने में बाधा का काम करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, ऑल ऑफ एबव। यानी क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद से थोड़ा सा दिक्कत होती है सबको, नेशनल इंटीग्रेशन में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। अगला प्रश्न आया है, तो ये जो प्रश्न कह रहा है कि वैल्यू डज नॉट हैव एट्रीब्यूट, यानी मूल्य की विशेषता नहीं है। तो मूल्य की क्या विशेषता नहीं है? कह रहा है मूल्य अनुभव अनुभूति में सहायक होते हैं, मूल्यों का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, मूल्य में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता होती है। तो मूल्य की क्या विशेषता नहीं है? तो स्टूडेंट जो कह रहा है कि मूल्य का क्षेत्र जो रेंज होता है सीमित होता है, यह मूल्य की विशेषता नहीं है। मूल्य का क्षेत्र सीमित होता है, ये मूल्य की विशेषता नहीं है। जो ऑप्शन आपका बी है ये मूल्य की विशेषता नहीं, बाकी सारे मूल्य की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि मूल्य की ये विशेषता नहीं, बाकी जो तीनों है मूल्य की विशेषताएं हैं। तो याद रख लीजिए, अब करके पूछ देता है मूल्य की क्या विशेषता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, निम्न में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है इंपीरिकल नॉलेज यानी अनुभवजन्य ज्ञान, बी कह रहा है साइंटिफिक नॉलेज, सी कह रहा है कि रिवील्ड नॉलेज यानी प्राकट्य ज्ञान, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ज्ञान का कौन सा एक प्रकार? तो ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए, तीनों ऑप्शन है, ये सारे ज्ञान के प्रकार है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सब ज्ञान के एक प्रकार हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आया है किसने कहा कि समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह संस्कृति है? यानी हु सेड अ सिंगल वर्ड टू एक्सप्रेस द होल लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी इज अ स्पेशल वर्ड कल्चर, यानी कल्चर जो है समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट? ये कुक एंड कुक का स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुक एंड कुक, राइट आंसर इज कुक एंड कुक, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट इज नॉट, अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता नहीं है? तो मुद्रण स्पष्ट हो, ये विशेषता है, यानी प्रिंटिंग क्लियर हो, वो भी है। बी कह रहा है मुख्य पृष्ठ सचित्र आकर्षक एवं सौदेश्य हो, यानी जो होम पेज इलस्ट्रेशन अट्रैक्टिव एंड पर्पजफुल, ये भी सही है। शब्दों का आकार बड़ा, तो ये जो ऑप्शन आपका सी कह रहा है ये अच्छे टेक्स्ट की क्वालिटी नहीं है, बिग साइड ऑफ द वर्ड्स ये नहीं है। बाकी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप, ये सारी इसकी अच्छी टेक्स्ट बुक की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय, तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसका देन है? ह्यूरिस्टिक मेथड, तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसकी देन है? तो ह्यूरिस्टिक मेथड स्टूडेंट कह रहा है कि नेचुरलिज्म, बी कह रहा है प्रैग्मेटिज्म, सी कह रहा है रियलिज्म, और डी कह रहा है आइडियलिज्म, यानी प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद की, यथार्थवाद की या आदर्शवाद की। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड आता है प्रयोजनवाद में, ठीक है। इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड का जो इनको माना जाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को। इसका जो अगर हम पूछे कि ये मेथड किसके द्वारा है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को, यानी आर्मस्ट्रांग का नाम जो आता है तो आर्मस्ट्रांग का नाम इसमें आता है, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रांग की देन है, और ये किसकी? प्रयोजनवाद में यानी प्रैग्मेटिज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें ग्रीक भाषा का शब्द है, ह्यूरिस्को से बना हुआ। अगर पूछ देता है कभी कभी स्टूडेंट्स कि ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक किससे बना हुआ, तो याद रख लीजिए, पेन कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। ह्यूरिस्को HEURISKO, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आई फाइंड आउट, यानी मैं पता लगाऊंगा, यानी छात्र इसमें खोजने को की विधि को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। इसमें खोजने की विधि को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न कर रहा है द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज, यानी वीकेस्ट पॉइंट क्या है आइडियलिस्टिक एजुकेशन का? तो कह रहा है डिसिप्लिन यानी अनुशासन, बी कह रहा है करिकुलम, सी कह रहा है टीचिंग मेथड, डी कह रहा है ऑब्जेक्टिव, यानी अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां या उद्देश्य। तो आदर्शवादी शिक्षकता का सबसे कमजोर पॉइंट क्या है? करिकुलम। अनुशासन तो ठीक है, शिक्षण विधियां भी ठीक है, उद्देश्य भी ठीक है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है ये इसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी देखिए आदर्शवादी शिक्षा क्या है, वो मुक्ति यानी उसका जो सैल्वेशन पे ज्यादा जोर देती है, ठीक है, तो मुक्ति पे ज्यादा बल, तो इसका पाठ्यक्रम जो है ये कमजोर साबित होता है छात्रों के लिए, ठीक है।
तो इसका कमजोर पॉइंट है आदर्श आइडियलिस्टिक एजुकेशन का। अगला कह रहा है, किसने कहा कि अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। यानी कि ये किसने कहा कि जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी पे आधारित है, इसी तरह फिलॉसफी एजुकेशन पे आधारित है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट जो कह रहा है कि जेंटाइल, फिक्टे या जीई पैट्रिज, तो राइट आंसर हो जाएगा जीई पैट्रिज। राइट आंसर आपका जो ऑप्शन सी है जीई पैट्रिज का है, ठीक है, इजी पैट्रिज, सॉरी, देखिए यहाँ इजी वहां लिखा है जीई। राइट आंसर है कि जी जो आपका क्या कहते हैं पैट्रिज का ये स्टेटमेंट है, इसका इनका एग्जैक्ट नाम आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द प्रैग्मेटिस्ट बिलीव इन द स्कूल, यानी प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं। किस विद्यालय को मानते हैं? तो प्रैग्मेटिस्ट प्रयोगशाला, शिक्षा का केंद्र यानी लेबोरेटरी, सेंटर ऑफ एजुकेशन, सी कह रहा है सीखने का साधन है लर्निंग टूल, या डी कह रहा है सॉरी इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रयोजनवादी है, देखिए प्रयोजनवादी ये प्रयोगशाला, ठीक है। तो ये प्रयोजनवाद में जो इनका यो आता है, तो ये प्रयोगशाला को प्रोजेक्ट विधि, और डीवी और आर्मस्ट्रांग जो अभी इससे पहला भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जिसमें ह्यूरिस्टिक मेथड था, तो वो भी इसी तरह से प्रयोजनवाद से संबंधित है। दोनों प्रयोजनवाद, ह्यूरिस्टिक मेथड भी प्रयोजनवाद से, और प्रयोजनवाद में प्रोजेक्टर, लेबोरेटरी, ये सारे चीज आते हैं। तो इसमें डीवी और अगर प्रयोजनवाद से संबंध किसका है स्टूडेंट, तो आप जॉन डीवी को और आर्मस्ट्रांग को याद रखेंगे, ठीक है, इन लोग का नाम को आप याद रखेंगे। किलपैट्रिक, डीवी कह दिया, किलपैट्रिक का, सॉरी किलपैट्रिक देख लीजिएगा, किलपैट्रिक का वो मैं वहां पे मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, किलपैट्रिक को। तो प्रयोजनवाद से जुड़े हुए किलपैट्रिक हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न करा, फिलॉसफी मींस दर्शन का अभिप्राय क्या है? टू पॉन्डर, चिंतन करना, लुक देखना, अवलोकन करना, सत्य की खोज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन का अभिप्राय। देखिए दर्शन का अर्थ जो है देखना तो होता है, उसको सामान्य अर्थ में तो देखना, लेकिन खुली आंखों से नहीं देखना। इसका मतलब होता है कि तार्किक अंतर्दृष्टि से देखना, तो चिंतन करना। फिलॉसफी मतलब हो जाएगा चिंतन करना, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कहता है कि तार्किक और अंतर्दृष्टि से देखना है, ठीक है। यहाँ दर्शन का मतलब तो दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब है देखा जाए, देखना। लेकिन ये जो है साधारण अर्थ में नहीं कह रहा है। जब हम दर्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि इसको अंतर्दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिंतन करना, फिलॉसफी, सॉरी टू फिलॉसफी मींस टू पॉन्डर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द मॉनिट्रल मेथड वाज बोर्न इन। अब मॉनिट्रल यानी कक्षा नायकी पद्धति का जन्म हुआ, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में, ठीक है। तो जो मॉनिट्रल यानी मॉनिटर वाला जो सिस्टम है वो उसका जन्म हुआ बौद्ध काल में, ठीक है, बुद्धिस्ट पीरियड। अगला प्रश्न आया, हु एम्फेसिस द एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस। किसने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए? तो ये स्टूडेंट ये कहा जॉन डीवी ने, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए, जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न था, हुज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये कह रहा है हुज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एम। एक्चुअली यहाँ पे इन होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश में लैंग्वेज गलत मुझे कई बार लग रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षा में व्यक्ति को उद्देश्य किसकी देने, यानी हुज कंट्रीब्यूशन इज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो कह रहा है डीवी, तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन किसकी देना है? तो कह रहा है डीबी, बी कह रहा है एडलर, सी कह रहा है रेमंड, और डी कह रहा है नन। तो इंडिविजुअल ये नन की देना है, ठीक है, ये नन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नन, ठीक है। अगला कह रहा है टीपी नन वो है। अगला कह रहा है द सोशलाइजेशन फैक्टर ऑफ चाइल्ड इज नॉट, द सोशलाइजेशन यानी बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व नहीं है। तो कह रहा है कि कम्युनिटी और सोसाइटी, तो इससे तो समाजीकरण होता ही है, यानी समुदाय से, समाज से समाजीकरण। बी कह रहा है धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इससे भी समाजीकरण होता है। सी कह रहा है सांस्कृतिक परिस्थितियां यानी कल्चरल सिचुएशन, इससे भी होता है। ऑप्शन जो डी बच जा रहा है द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप, इससे समाजीकरण नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व द्वैत्विक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप नहीं है। अगला प्रश्न आया था, अगला प्रश्न कर रहा है द नेचर ऑफ सोशल चेंजेज, यानी सोशल चेंज का नेचर क्या होता है? तो सोशल चेंज का जो नेचर है, कह रहा है ये सार्वभौमिक है, ये सामाजिक परिवर्तन यानी ये यूनिवर्सल है। बी कह रहा है कि सोशल चेंज इज नेसेसरी एंड नेसेसरी एंड इनविटेबल, यानी सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है, अनिवार्य है। तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आया है कि who said social change is some change in social behavior in social structure, यानी किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है? तो ये किसका है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी, कुपर स्वामी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सोशल चेंज जो है वो सम चेंज इन सोशल बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर एंड इन सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना तथा व्यवहार में परिवर्तन है। बी कुपर स्वामी का, कपूर स्वामी जो कहते हैं, सॉरी बी कपूर स्वामी का ये स्टेटमेंट है। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, तो ये याद रख लेगा, मकतब, मदरसा, खानका, दरगाह, ये सारे शिक्षा के केंद्र थे। तो इस्लामिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? उपरोक्त सभी,
बौद्ध शिक्षा में मठ वट थे। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का अगर पूछता है तो अगला प्रश्न पूछा है, निम्न से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था किसमें की गई, किस वाले सिस्टम में? कह रहा है जैन शिक्षा में, वेदांती शिक्षा में, वैदिक और बौद्ध शिक्षा में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट वाली जो व्यवस्था की गई, सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ बौद्ध शिक्षा काल में किया गया। अगला है सफिक्सिज्म इज रिलेटेड यानी प्रत्ययवाद का संबंध किससे है? तो देखिए सफिक्सिज्म का जो संबंध है वो किससे है? तो प्रत्ययवाद का संबंध आदर्शवाद से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आइडियलिज्म। प्रत्ययवाद का संबंध किससे होता है? आदर्शवाद से होता है। देखिए अब प्रत्ययवाद जो इसके प्रवर्तक कांट है, इमैनुअल कांट को माना जाता है, जो सफिक्सिज्म से को जो जिसकी देन है उनका नाम इमैनुअल कांट है। और ये हमारा समस्त ज्ञान विचारों से उत्पन्न है। और ये क्या कहता है? प्रत्ययवाद कहता है कि हमारा समस्त ज्ञान विचारों से उत्पन्न है, भौतिक जगत पदार्थ में कुछ नहीं है। जो हमारा समस्त ज्ञान है वो भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड के एलिमेंट से नहीं मिला हुआ है। ये क्या है? ये थॉट्स में वो रहता है। ठीक है, तो देखिए आदर्शवाद का ही दूसरा नाम विचारवाद है, आइडियलिज्म। इसको विचारवाद भी कह देता है। आदर्शवाद का ही एक और नाम प्रत्ययवाद भी है। ठीक है, तो प्रत्ययवाद, आदर्शवाद, विचारवाद ये तीनों एक ही है। और आदर्शवाद जो है वो मुक्ति पे जोर देता है। और प्रकृतिवाद, छात्र के मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा, जो प्रकृतिवाद बी कह रहा है ये जन्मजात शक्तियों पर जोर देता है कि बालक जन्म से ही क्या है, प्रतिभावान है, वो आसपास से प्रकृति से सीख सकता है, यानी स्वयं चिंतन करके, स्वयं चीजों को अनुभव करके। अब प्रयोजनवाद मनुष्य में कुशलता का ज्ञान विकसित करने में, जो प्रयोजन प्रैग्मेटिक एजुकेशन कहता है कि वो बालक को और ज्यादा ट्रेंड करने में, कुशल करने में यकीन रखता है। और यथार्थवाद तो रियलिस्टिक चीजों पे यकीन करता है। तो प्रत्ययवाद का यहाँ संबंध आदर्शवाद से हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी यानी निम्न से दर्शन का गतिशील पक्ष है। दर्शन का गतिशील पक्ष क्या है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा एडुकेशन। एजुकेशन ही जो है वो क्या है? इज अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, यानी दर्शन का गतिशील पक्ष क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से बहुत परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सेंसरी रियलिस्ट यानी ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी कौन था? इनमें से ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी कौन था? तो स्टूडेंट इसमें से ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी कॉमेनियस था। कॉमेनियस, राइट आंसर इज कॉमेनियस। अब कॉमेनियस क्यों? क्योंकि ये ग्रेट डाइडेक्टिक, इसकी किताब ही है, कॉमेनियस ने एक किताब लिखी, उसका नाम था द ग्रेट डाइडेक्टिक। ठीक है, DIDATACTIC, द ग्रेट डाइडेक्टिक। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता स्टूडेंट। तो कॉमेनियस जो था वो ये क्या था? सेंसरी रियलिस्ट था। इसने द ग्रेट डाइडेक्टिक लिखी। और क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम, जो कॉमेनियस का नाम पूरा नाम था जॉन एमोस कॉमेनियस। ठीक है, ये आधुनिक शिक्षा के एक जनक माने जाते हैं, जो चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य का दार्शनिक था। ये कॉमेनियस जो था वो चेक गणराज्य का दार्शनिक था। 28 मार्च 1592 के आसपास यानी 1592 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, 1592 में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी विच क्वालिटी शुड बी अ लर्नर प्रोसेस यानी पोजेस होना चाहिए, तो प्रोसेस लिखा है। ठीक है, लर्नर शुड बी अ लर्नर प्रोसेस। ठीक है, तो वेदांत अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? यानी पोजेस करना चाहिए, रखना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है शम, बी कह रहा है दम, सी कह रहा है उपप्रति यानी, और डी कह रहा है ये सभी। तो ये जो वेदांत दर्शन हमारा है वो सम, दम, उपरति तीनों पे यकीन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न आया है, अगला प्रश्न कर रहा है द करिकुलम अप्रोच विच यूजेज द सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड एज यानी पाठ्यक्रम उपागम में जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। पाठ्यक्रम उपागम में जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो ए कह रहा है शिक्षार्थी आधारित पाठ्यचर्या यानी लर्नर बेस्ड कैरिकुलम, बी कह रहा है परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल अप्रोच, सी कह रहा है क्रिटिकल अप्रोच ऑफ कैरिकुलम, और डी कह रहा है ऑल ऑफ एबव। तो कह रहा है पाठ्यचर्या उपागम जिसमें विषय वस्तु यानी जो कहता है कि कैरिकुलम अप्रोच किया जाता है सब्जेक्ट मैटर को, उसको कहा जाता है क्रिटिकल अप्रोच ऑफ कैरिकुलम। ऑप्शन सी, क्रिटिकल अप्रोच ऑफ कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, तो क्रिटिकल अप्रोच ऑफ कैरिकुलम इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोसेस। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? तो ये स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपका जो ऑप्शन सी कह रहा है अगस्टस कॉम्टे का स्टेटमेंट था, जिसने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेशनलिटी एंड इंटरनेशनलिटी यानी जो राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता ये क्या है? तो कह रहा है कि इस विरोधी प्रत्यय यानी अपोजिट सफिक्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, फिर कह रहा सी कह रहा है यानी एक दूसरे के पूरक, सी कह रहा है पैरेलल सफिसिज्म समांतर प्रत्यय, और डी कह रहा है नॉट रिलेटेड। तो ये एक दूसरे के जो नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म है इसकी बात ओलिवर गोल्डस्मिथ भी करता है, और यहाँ पे वही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। और ओलिवर गोल्डस्मिथ में कहता है कि हमको विश्व के नागरिक अपने आप को समझना चाहिए, ना कि एक देश के और एक राष्ट्र के नागरिक खुद को समझना चाहिए।
ठीक है, तो इसकी बात गोल्ड स्मिथ भी कहता है, जो क्वेश्चन आपका आया था दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न जो आया था, कह रहा है मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण में जो है या एकता में बाधक क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य बाधक, देखिए बाधक तो बेरोजगारी गरीबी की बात हो सकती है, कहीं होता है, लेकिन जो मुख्य बाधक है इसमें से हम देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कास्टिज्म। कास्टिज्म को माना जाता है राष्ट्रीय एकता में, नेशनल इंटीग्रेशन में बड़ा ऑब्स्टेकल, ठीक है, कास्टिज्म। अगला प्रश्न आया है कि हु रोट द एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। अब एजुकेशन एंड सोशोलॉजी नामक की पुस्तक किसने लिखी है? तो एजुकेशन एंड सोशोलॉजी जो है स्टूडेंट, इमाइल दुर्खिम की लिखी हुई बुक है। इमाइल दुर्खिम का ये लिखा हुआ वर्क है, जो फ्रांस के थे, आधुनिक इनको समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। इमाइल दुर्खिम इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी, ठीक है, तो ही फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी और फ्रांस से बिलोंग करते थे। और जो आप पिछले में आपने देखा था अगस्त कॉम्टे, तो इनको समाजशास्त्र का फादर भी माना जाता है, तो लेकिन मॉडर्न के नहीं। तो जो इमाइल दुर्खिम है एजुकेशन सोशोलॉजी, ये इमाइल दुर्खिम का वर्क है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आया है कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज, पाठ्यचर्या का घटक है। तो कंपोनेंट ऑफ जो करिकुलम है, ए कह रहा है शिक्षण, बी कह रहा है मूल्यांकन, सी कह रहा है उद्देश्य और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका जो कह रहा है पाठ्यचर्या का जो मुख्य घटक है वो इसमें से सब है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी शिक्षण, मूल्यांकन, उद्देश्य, तो ये सभी करिकुलम के मेन कंपोनेंट है। अगला प्रश्न आया है एक्सपेरिमेंटलिज्म इज, यानी प्रयोगवाद क्या है? तो प्रयोगवाद क्या है? आइडियोलॉजी बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रयोगवाद है, तो कह रहा है प्रयोगवाद जो है स्टूडेंट, तो आइडियोलॉजी बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, राइट आंसर यही आपका राइट आंसर है। एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या है? आइडियोलॉजी बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म तो होगा नहीं, आइडियोलॉजी बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ए ही माना जाएगा। आइडियोलॉजी बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म उसी को कहा जाता है जो बीच की धारणा है, यानी रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच की जो धारणा है वही एक्सपेरिमेंटलिज्म कहलाती है, उसको प्रयोगवाद कहते हैं। अगला प्रश्न आया था कि अतीत से वर्तमान का आना, अतीत से वर्तमान में आना क्या है? अतीत से देखिए, जो फ्रॉम कमिंग टू पास्ट टू मतलब प्रेजेंट, तो पास्ट से प्रेजेंट में आना क्या है? वो मॉडर्नाइजेशन है, इसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। टू कम फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट इज मॉडर्नाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न आया है कि द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिसमुत्पाद इज, तो प्रतिसमुत्पाद का दार्शनिक प्रत्यय है। तो प्रतिसमुत्पाद किसका दार्शनिक प्रत्यय है? तो स्टूडेंट बौद्ध धर्म का। प्रतिसमुत्पाद किसका दार्शनिक प्रत्यय है? बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि देखिए इसने प्रतिसमुत्पाद में दुख के 12 कारणों को, 12 पदार्थों को शोभित किया है कि, और बुद्धिज्म का ये जो प्रतिसमुत्पाद है ये द्वादश निदान की बात करता है। द्वादश निदान यानी 12 कारण जो दुख के माने गए हैं, जिसमें बहुत सारे पदार्थ हैं, अविद्या है और बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। तो कह रहे हैं, तो ये प्रतिसमुत्पाद किसमें है? बौद्ध धर्म से है। ये क्या कहता है? द्वादश निदान की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न आया है हाउ मेनी पार्ट्स आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक, ब्लूम के की क्या रहा है, शैक्षिक उद्देश्य छूट गया स्टूडेंट। ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। शिक्षा के उद्देश्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ब्लूम ने। उसने कहा है कि एक जो होता है वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञानात्मक पक्ष, नोट कर लीजिएगा। जो 3 टैक्सोनॉमी में क्या क्या है? पहला है ज्ञानात्मक पक्ष जिसको कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा है भावात्मक पक्ष जिसको अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। पक्ष मैंने कह दिया होगा कहीं तो उसको उद्देश्य समझिएगा। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो 3 भागों में बांटा है, ठीक है। ब्लूम के वर्गीकरण को ही शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जानते हैं। जो ब्लूम की जो इसका क्लासिफिकेशन है ब्लूम का टैक्सोनॉमी का, इसी को शैक्षिक उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आया था, वो है कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रुथ विल बी डिस्कवर्ड थ्रू, यानी प्रैग्मेटिज्म में ट्रुथ कैसे डिस्कवर किया जाता है? यानी प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से होती है? तो ज्ञान, अनुभव और बुद्धि से। जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दोनों, बोथ ए एंड बी। तो ठीक है, तो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज ज्ञान और अनुभव यानी बुद्धि और अनुभव से होती है। ए भी आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरे बताए गए प्रश्न समझ में आएंगे। अगर आपको किसी प्रश्न पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा स्टूडेंट, और मैं जल्दी आपके लिए अगले पेपर की वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लाने में स्टूडेंट देरी हो गई थी, आप काफ़ी वेट भी कर रहे थे, आपके कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे, लेकिन स्टूडेंट मेरी खुद की एग्जामिनेशन थे, मैं प्रिपरेशन में बिजी था, और जैसे एग्जाम देकर आया हूँ आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ, और जल्दी से बाकी सारी वीडियो होगा। तब तक आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स की भी पहुँचाएगा और अपने इस एजुकेटर को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।